कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर और आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख तथ्यों को पढ़ लिया। राष्ट्रपति की अर्हताएं क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या है, उसके निर्वाचन की रीतियां क्या है, और उसके बाद उन सब के अलावा जो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये न्यूनतम कोटा क्या था। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए जो राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सभी तथ्य को हम लोगों ने आपके साथ लाइव पढ़ लिया था। कार्यकाल क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो क्या करना है, शपथ प्रतिज्ञान क्या है, वेतन भत्ता, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग को पढ़ना है काफी महत्वपूर्ण है, वो है राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिन शक्तियों का हम निम्नलिखित भागों में बांटकर डिवाइड कर एक एक कर क्रमवार आपके साथ पढ़ेंगे। पहली हेडिंग बनाइएगा आप लोग कार्यपालिका शक्ति। हम लोग को पढ़ना है कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, वीटो पावर अर्थात वीटो शक्ति। इन सभी शक्तियों को क्रमवार रूप से आपके साथ पढ़ना है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस सीरीज में आप लोग को कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कॉपी कलम लेकर। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए मेरे द्वारा देशित और राष्ट्रित में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने देखा कि जो कार्यपालिका की शक्ति, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी उनके माध्यम से करे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में जो उसकी कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है वो स्वयं करेगा या अपने जो अधीनस्थ मंत्री है, कह सकते हैं कि अधीनस्थ जो उसके पदाधिकारी है उनके माध्यम से वो करे। यहां अधीनस्थ पदाधिकारियों का मतलब है मंत्रिमंडल। मतलब यहां जो अधीनस्थ प्राधिकारी है उनका तात्पर्य है मंत्रिमंडल से। औपचारिक रूप से देखा जाए तो भारत सरकार के समस्त जो कार्यपालिका के काम होते हैं वे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जितने भी काम होते हैं। और सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। अर्थात इसका जिक्र कहां है, इसका जिक्र आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? अनुच्छेद 77 में इसका वर्णन मिल जाएगा। अगर हम देखें कि जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति है, कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं, एक एक अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग ने 77 देखा कि भारत सरकार के, औपचारिक रूप से देखा जाए तो भारत सरकार के जितने भी कार्यपालिका के काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में किया गया। इसके अलावा एक अनुच्छेद हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है अनुच्छेद 74। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी पढ़ लेंगे, आगे भी हमें पढ़ने को मिलेगा। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अपनी कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में सहायता के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 की बात हो रही है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74, इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी जो कार्यपालिका शक्ति है इसका प्रयोग किसकी सहायता या सलाह पे करेगा? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री हो। अब 75(1) क्या है? एक सवाल है आपके मन में और साथ आपको जानना भी चाहिए कि अनुच्छेद 75(1) क्या है। छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं घुमा फिराकर। अनुच्छेद 75(1) की अगर हम बात करें तो
यहां पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे जब हम प्रधानमंत्री एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे मैं चर्चा करूंगा आपके साथ मिलकर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे। एक प्रश्न आता है परीक्षा में आपके कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, चयन होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 75(1) के तहत करता है। उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन। एक प्रश्न लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जरूर लिखिएगा, राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। किसका किसका करता है? क्या आप लोगों को पता है? क्या आप लिखना चाहेंगे? जरूर लिख लीजिएगा। जितने भी संघ के मंत्रियों का, राज्यों के राज्यपाल। अगला इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मतलब उच्चतम न्यायालय जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से कहते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा और आगे बताऊंगा भी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी का जिक्र है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ राजभाषा आयोग, उनकी वित्त आयोग, पिछड़ा आयोग अध्यक्ष, उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। यहां से प्रश्न आते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक तथा मुख्यमंत्री, दिल्ली व पांडिचेरी की बात करें, पुदुचेरी की बात करें, तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? माने संघ राज्य क्षेत्र के जो राज्यपाल है या प्रशासक तथा मुख्यमंत्री दिल्ली और पुदुचेरी की राष्ट्रपति करता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात किया जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचक आयुक्त जो चुनाव का होता है, मुख्य निर्वाचक आयुक्त, अन्य निर्वाचक आयुक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उनके अन्य सदस्य, इनकी भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। माने अगर एक लाइन में अगर हम और आप जाने तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होने वाली सभी नियुक्तियां 90% मान लीजिएगा भारत का राष्ट्रपति करता है। और राज्य सरकार में जो नियुक्तियां होती हैं वो प्राय राज्य सरकार में राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को पदच्युत भी करता है। अभी हमने देखा कि उनकी नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति, लेकिन कुछ मामले में राष्ट्रपति उनको पदच्युत भी करता है। जैसे केंद्र सरकार के मंत्रियों को उनको उनके पद से हटा भी सकता है। राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, ये प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते, ये उन्हें कभी भी उनके पद से हटा सकते। एक सवाल आता है कि परीक्षा में कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना? अगर ऑप्शन में 5 वर्ष दिया है और साथ में दिया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, आपको जो विकल्प का चयन करना है वो ये करना होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब चाहेगा तो उसे उसके पद से 5 वर्ष के पूर्व हटा भी सकता है, उसका कार्यकाल बढ़ा भी सकता है। राष्ट्रपति को संघ के मामले में
सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। यहां पे एक अनुच्छेद और मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 78। यहां पे एक अनुच्छेद आपको बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 78 माने राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना भी प्राप्त करने का अधिकार, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में मिलता है। माने प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय एवं प्रशासन संबंधित उन सभी मामलों की सूचना भी दे जिस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। मतलब जो संविधान का अनुच्छेद 78 है, इसमें यह प्रावधान किया गया, कहा गया है कि यहां पर राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। और ये जब भी राष्ट्रपति मांगेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल मिलकर उन्हें सूचना उपलब्ध कराए। यहीं पे एक अनुच्छेद और जुड़ जाता है आपका, जो परीक्षा में पूछा जाता है। अभी हम लोग केवल पढ़ रहे हैं कार्यपालिका की शक्ति, यही पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 160 माने यदि राज्यपाल किसी आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल कृत्यों का निर्वहन हेतु यहां पे प्रावधान किया गया। अभी हम आगे देखेंगे कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद का भी गठन करता है। अंतर राज्य परिषद, इसका जिक्र आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में मिलेगा। अंतर राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से चलाता है, डायरेक्ट चलाता है। वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक, यह था हमारी कार्यपालिका की शक्ति। क्या आप लोगों को भी समझ में आ गई कार्यपालिका की शक्ति क्या है? इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है इसी में, जिसका नाम है विधायी शक्ति। चलिए अगली हेडिंग बनेगा आप लोग विधायी शक्ति। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और जहां जरूरत पड़े आप वहां लिखते भी चलिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कॉपी कलम लेकर। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। हेडिंग बनेगा आप लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। देखिए, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। जैसे अगर हम यहां पे बात करें, एक डायग्राम हम क्रिएट करते हैं। यहां पे हमारा हो गया राष्ट्रपति, यहां पे हो गया लोकसभा, यहां पर हो गया हमारा राज्यसभा। इसे हम कहते हैं संसद। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। संसद एक टॉपिक है हमारा, संसद भी हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ मिलकर। लेकिन सर्वप्रथम यहां तक आप लोग को बातें जानना जरूरी है, यहां तक आपको बातें समझनी जरूरी थी। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। ये 79 में है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और ये अनुच्छेद 80 में है। भारत का राष्ट्रपति होगा ये अनुच्छेद 52। वैसे आपको तो याद ही करना होगा, याद भी होगा क्योंकि लगातार आप पढ़ रहे हैं। साफ दिख रहा है कि नहीं? देखिए, एक अनुच्छेद यहां पे आपको फिर पढ़ना है जिसका नाम है अनुच्छेद 85। विधायी शक्ति में काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में बहुतायत पूछा जाता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 85 क्या है। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और मैं चाहूंगा इसे आप जरूर याद रखें। खासकर राष्ट्रपति में जितने भी अनुच्छेद आ रहे हैं उन सभी को एक बार आप लोग को पढ़ना जरूर चाहिए। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद का सत्र सीजन बुलाने का, सत्रावसान करने का या लोकसभा विघटित करने की शक्ति है। किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत।
माने वो संसद का सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर तथा लोकसभा को विघटित करने की भी शक्ति है। इसके तहत वह संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुला सकता है। लेकिन यह ध्यान रहे, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह बात याद रखिएगा। माने संसद की कोई बैठक हो, जैसे आज कोई बैठक शुरू हुई, कल बैठक खत्म हो, तो कल वाली बैठक अगर कोई समाप्त होती है तो आगामी जो पहली बैठक होगी उसमें 6 माह से ज्यादा का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब बात साफ है, एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें बुलाता है। अतः राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें बुला सकता है। वह संसद के किसी भी एक सदन का या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। वह लोकसभा को उसकी नियत अवधि की पहले भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत नियत समय से पहले भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर वह भंग भी कर सकता है, लेकिन वह राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकता। वह केवल लोकसभा को ही भंग कर सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। यहां से प्रश्न आते हैं, सत्रावसान, विघटन या सत्र बुलाने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत दी गई। यहीं पे अनुच्छेद 86 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा वो भी लिख लीजिए। अनुच्छेद 86 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण करने, उनको संदेश भेजने का अधिकार। अभिभाषण मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह कभी भी संसद के किसी सदन या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकता है। उसके लिए जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी उपस्थिति की भी अपेक्षा राष्ट्रपति कर सकता है। मतलब साफ है कि अनुच्छेद 86 में भारत के राष्ट्रपति को अभिभाषण करने और संदेश भेजने का अधिकार दिया गया। अब एक और अनुच्छेद है इसी क्रम में, अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में या आरंभ में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। जी हां, यहां पर विशेष अभिभाषण होता है। अभिभाषण। और अगर यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति का केवल अभिभाषण कहां होता है तो 86। काफी इंपॉर्टेंट था आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए मैंने इसे बता दिया। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है इसमें वो सरकार की सामान्य नीतियों, उसके भावी कार्यक्रमों का विवरण होता है। एक सवाल मेरा आपसे कि राष्ट्रपति के लिए विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है? अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और सरकारी नौकरी के लिए क्लास को पढ़ रहे हैं, अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, इस निःशुल्क क्लास का अगर आनंद ले रहे हैं आप, तो आनंद मत लीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि विशेष अभिभाषण भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन तैयार करता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। मतलब यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का जो राइट है वो आर्टिकल 87 में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 108 बहुत ही यूनिक है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है।
ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया, आपको ये अच्छी तरह से विदित होगा। अभी किसी ने सवाल कमेंट भी किया है कि सर अनुच्छेद 108 में वो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है, दोनों में डिफरेंस जान लीजिएगा। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक, यदि संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति हो, तो ऐसे विधेयक को पारित कराने के लिए वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। माने अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, कब? जब दोनों सदनों में विवाद की स्थिति हो किसी साधारण विधेयक को लेकर, माने मतभेद की स्थिति हो, ऐसे में विधेयक पारित कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनके लिए जरूरी था यह बात जानना, क्योंकि अनुच्छेद 87 और 108 में डिफरेंस नहीं कर पा रहे। अभी तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है, पहली बार कब बुलाया गया, दूसरी बार कब बुलाया गया, तीसरी बार कब बुलाया गया, अगर आपको पता हो तो अपने कॉपी में लिखिएगा या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, अथवा जब हम संसद पढ़ेंगे तब हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। एक और आता है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 111। आइए जानते हैं अनुच्छेद 111 क्या है, क्यों ये आपकी परीक्षा के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अनुच्छेद 111 में इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपनी अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित साधारण विधेयक जब राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए रखा जाता है तब उसके पास 3 विकल्प होता है। कितने विकल्प? 3 विकल्प। माने जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसके पास उस विधेयक को सहमति देने के लिए 3 बातें होती हैं, और 3 चीजें में से क्या कर सकता है, उसमें वह अनुमति दे सकता है। तो काम बात की बात है, माने वह अनुमति दे सकता है, सीधी सी बात है। भाई जब उसके पास विधेयक जाएगा, और जैसे मैं कहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने 10 साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आपके अंदर सहनशीलता होगी, अगर आप एक अच्छे अभ्यर्थी होंगे तो आप ये काम कर देंगे, नहीं होंगे तो भी कहेंगे ठीक, हमसे क्या मतलब, हम क्यों शेयर करें, हम क्यों भेजें। तो वैसे राष्ट्रपति के पास भी एक विकल्प होता है, चाहे वह विधेयक अनुमति दे चाहे अनुमति न दे। लेकिन एक और विकल्प होता है कि वह उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस संसद को भेज सकता है। भैया एक बार देख लीजिएगा कहीं इसमें कोई आपने गलती तो नहीं कर दी, क्या इसमें जो आपने किया वो सही है या क्या वो जरूरी है। माने वह संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस भी कर सकती है। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में किया। और यदि संसद द्वारा पुनर्विचार करने के बाद कोई विधेयक फिर राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है, ठीक है भैया हमने मिला लिया है, अब आप इसको फिर से देखिए, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। माने केवल एक बार ही राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है। दोबारा यदि संसद उसे वापस भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन यहां पे कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पुनर्विचार करने के लिए वापस भी नहीं कर सकता। धन विधेयक के साथ साथ वो संविधान संशोधन, इन 2 विधेयकों को माने अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 110 को नहीं वापस कर सकता। अनुच्छेद 110 धन विधेयक है और एक 368 संविधान संशोधन, इससे जुड़ा अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, उस पर क्या करेगा, सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। चलिए और आगे चलते हैं और इसके और आगे देखते हैं। अब इसके अलावा एक छोटा सा अनुच्छेद है, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एक अनुच्छेद हम लोगों ने छोड़ दिया था, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में इसके बारे में आज जिक्र कर दूं आप सभी के लिए।
बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 80, यहां पे देखिए राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, लेकिन अनुच्छेद 80 में एक दो बातें और है जो आपको जाननी है। वो क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कहां पे? राज्यसभा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले या अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इसका जिक्र भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 में दिया गया। माने 12 सदस्यों की मनोनयन भारत का राष्ट्रपति करता है भारत के राज्यसभा में, और इसका जिक्र कहां पर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80। आइए छोटी छोटी बातें जान लेते हैं कि कुछ विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। क्या आपको पता है? हेडिंग लिखिएगा, कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद प्रस्तुत विधेयक, माने राष्ट्रपति की अनुमति होने के बाद ही कुछ ऐसे विधेयक हैं जो संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया, वो है सबसे पहला अनुच्छेद 110। अब ये प्रश्न उठता है कि ये अनुच्छेद 110 क्या है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक है। यह धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। और एक बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 ये आप लोगों ने पढ़ लिया था, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में, कि यदि किसी नए राज्य का निर्माण करना, वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा या नाम में कोई परिवर्तन संबंधी विधेयक, वह भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका जिक्र भारत के संविधान अनुच्छेद 3 में किया गया। फिर एक अनुच्छेद 117 है, संचित निधि। भारत की जो संचित निधि से व्यय करने संबंधित विधेयक है, जो धन विधेयक नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही इसे संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक अनुच्छेद 274 है, कराधान से है संबंधित। कराधान 274 में, कराधान 274 में, माने कराधान संबंधित कोई ऐसा विधेयक जिसमें राज्य हित बद्ध हो, माने जिसमें राज्य हित बद्ध हो, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 274 के अंतर्गत किया गया। और इसके अलावा भूमि अधिग्रहण बिल, यह भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति औपचारिक प्रकृति की होती है। अतः यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश करता है तो उसे न्यायालय अवैध घोषित कर सकती है। याद रखिएगा, अनुमति क्या होती है?
औपचारिक एक प्रकृति होती है। अतः यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश कर दिया जाए तो न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए संसद कोई पेश कर देता है और राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होता तो न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती। यह बात आप लोग भी जानते रहिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। एक अगली हेडिंग देखेंगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बारे में बता देते हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि राज्यपाल भारतीय संविधान अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में, माने इसके अनुसार जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और अचानक से जरूरत पड़ जाए, मतलब यदि राष्ट्रपति को लगे कि किसी ऐसे विधेयक जो भारत के लिए या किसी विशेष परिस्थितियों के लिए जरूरी है, तत्काल उसकी आवश्यकता हमारे देश में है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग कर अध्यादेश जारी करता है। इसकी जो शक्ति होती है, इसकी जो ताकत होती है, वो संसद द्वारा प्रस्तुत विधेयक, संसद द्वारा प्रस्तुत कानून के बराबर होती है। मतलब कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति और तत्काल कार्यवाही आवश्यक होती है, तब राष्ट्रपति उस पर अध्यादेश जारी करता है। यह राष्ट्रपति के अध्यादेश का वही प्रभाव, वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम को होता है। राष्ट्रपति की विश्वास से तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के यदि विश्वास है, अतः राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी एक विवेकी शक्ति नहीं है। विवेकी शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा, आपको एक बात बताया, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संसद के दोनों सत्र में यदि राष्ट्रपति के विश्वास हो जाता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसको तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब यहां अगर उसे विश्वास का मतलब है केंद्रीय मंत्रिमंडल को विश्वास हो, अतः राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी विवेकी शक्ति नहीं है, बल्कि मंत्रि परिषद की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्ति की तरह से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति जो अध्यादेश होता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। मानिए यदि संसद के बैठक होने के 6 सप्ताह के भीतर, कितना, 6 सप्ताह, माने अध्यादेश जारी होने के बाद यदि किसी भी संसद का बैठक होती है, उस बैठक के 6 सप्ताह के भीतर यदि संसद द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इनका अनुमोदन नहीं होता है तो यह स्वतः समाप्त हो जाए। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का जो जीवन काल होता है वह 6 माह का होता है। इसका जो अध्यादेश का जीवन काल होता है, अध्यादेश का जीवन काल, अध्यादेश का जीवन काल 6 माह तक का होता है। हालांकि वो उसे कभी भी वापस ले सकता है। 6 माह के बाद अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है यदि उसे पुनः जारी नहीं किया जाए। मैंने अगर 6 माह हो गया है, राष्ट्रपति उसे पुनः जारी कर देगा, फिर 6 महीने हो जाएगा, फिर 6 महीने। लेकिन संसद की पहली बैठक के अगर उसे 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं किया जाता तो वह अनुमोदन नहीं किया जाएगा, तो कानून नहीं बन पाता। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। दोनों बातें, यह था हमारी विधायी शक्ति। उसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायी शक्ति है। वह सविस्तारी अर्थात उन शक्तियों के
उन्हीं विषयों पर जिस पर संसद विधि बनाने की शक्ति, माने अध्यादेश उन्हीं विषयों पर ही जारी कर सकता है जिन विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार। मतलब अतः कोई अध्यादेश किसी भी ऐसे विषय संबंधित ना हो जिन पर संसद के विधायी अधिकार नहीं है, शून्य होगा। यदि कोई अध्यादेश भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह भी अध्यादेश शून्य होगा। माने यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। यदि किसी एक सदन सत्र में हो, अध्यादेश जारी करने में बाधक नहीं, क्योंकि विधि बनाने में सिर्फ एक सदन सक्षम नहीं। मतलब अगर एक संसद है सत्र में, फिर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों होना जरूरी होता है। ठीक, इसमें एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बता दूं, आप लोग वीडियो को लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। एक अनुच्छेद 77(3) आता है, उपखंड 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 77(3) के तहत भारत सरकार के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रियों को उन कामों को बांटने के नियम भी बना सकता है। उसे लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्त, उनकी पदावधि आदि के संबंध में भी नियम बनाने का अधिकार। उम्मीद करते हैं जहां तक आप लोगों को कई चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और फिर भी नहीं आई तो कमेंट करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लें। वैसे इसकी नोट्स आपको लर्निंग विद दुर्गेश मिल जाएगी, आपने प्राप्त भी किया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए अब हम न्यायिक शक्ति की बात करते हैं। देखिए, आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, हर क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया विधायी शक्ति, अब हमारी जो बारी है वो न्यायिक शक्ति की है। अब आइए न्यायिक शक्ति के बारे में जान लेते हैं। न्यायिक शक्ति क्या है? संविधान द्वारा राष्ट्रपति के कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। अगर देखा जाए, सबसे पहले अनुच्छेद 72 में क्षमादान है। दिख रहा है आप लोग को अनुच्छेद 72 क्षमादान। जी हां, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। अब बताइए क्षमादान में क्या क्या चीजें। पहली बात तो ये जान लीजिए आप लोग कि किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ऐसे दंड का वह प्रविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। तो आइए एक बार ये जानते हैं इन सभी शब्दावलियों का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्षमादान अपराधी को राष्ट्रपति सजा मुक्त कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। लेकिन यहां पे एक है विराम। विराम का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं विराम लगा देना। तो कोई जब आपने हिंदी पढ़ा होगा तो वहां पे एक शब्द आता है विराम लगाना। मतलब इसमें है क्या कि मानवीय परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति सजा जो होती है उसमें इसका प्रयोग करता है। जैसे कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई महिला गर्भवती है, उसकी सजा को कम करने के लिए वहां पर जो प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? विराम शब्द का प्रयोग है। भारतीय संविधान में उसे विराम शब्द कहा गया है। दूसरा परिहार। माने परिहार में क्या होता है कि
जो दंड दिया गया होता है माननीय न्यायालय के द्वारा, उस दंड की जो मात्रा होती है उसकी सख्ती को कम करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में परिहार के नाम से जाना जाता है। एक है लघुकरण। माने लघुकरण का मतलब यह है, लघु माने छोटा, माने जो दंड की प्रकृति होती है उसे हल्का करने का। जैसे अगर मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसे कारावास में बदलना एक एग्जाम्पल है, तो यहां पे उसे हम लघुकरण कहते हैं। एक आता है निलंबन, मतलब किसी भी दंड को अगर मृत्युदंड को समझा जाए तो अस्थायी रोक लग जाता है। अस्थायी रोक को हम निलंबन कहते हैं कि भाई उसकी जो खासकर मृत्युदंड है उसको रोक देना निलंबन कहलाता है। लेकिन याद रहे, यदि आपने कोई क्षमादान दाखिल किया था और राष्ट्रपति क्षमादान को एक बार वापस कर दे या मना कर दिया जाए राष्ट्रपति के माध्यम से, तो दूसरी बार याचिका नहीं दायर की जा सकती। यह बात इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त थी। वो राष्ट्रपति को जो शक्ति है किन किन मामलों में, जैसे जब कोई दंड सैनिक न्यायालय ने दिया हो या दंड संघीय विषय संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने के लिए दिया गया हो, ऐसे सभी मामले जबकि दंडादेश मृत्युदंड हो तो वहां पे राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते। यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति की तुलना में देखा जाए तो उसकी शक्तियां कम है। ये क्षमादान राष्ट्रपति 72 में है, लेकिन अगर हम अनुच्छेद 161 की बात करें तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दोनों को याद हो गया, दो अनुच्छेद आप लोग को। अनुच्छेद 72 में क्षमादान राष्ट्रपति कर सकता है, 161 में राज्यपाल कर सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु उसकी शक्ति राष्ट्रपति की तुलना में काफी कम है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित सभी प्रकार के दंड को क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति नहीं। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते। मतलब बात साफ है कि जो क्षमादान की शक्ति है, ये चाहे राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग करे चाहे राज्यपाल, वे इन शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। यहां पर एक अनुच्छेद है 143 143। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधेयक, किसी भी परामर्श ले सकता है। माने राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, परामर्श का अधिकार। इनके अनुसार जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न है जो प्रकृति और सार्वजनिक महत्व का है, जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तब उस प्रश्न को न्यायालय की राय के लिए भेजता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी मुद्दे पर अपनी राय प्रस्तुत करता है या अपनी राय देता है, तो उस राय को मानना न मानना यह राष्ट्रपति के लिए है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं। एक और बात हम बता दें, अनुच्छेद 143 के तहत एक ऐसा मामला आया था जब राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उस मामले पर परामर्श नहीं देना चाहा। अब ये उसने सोचा, क्या जिस प्रकार राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है, क्या उसी प्रकार बाध्य नहीं है, क्या उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी
परामर्श देने न देने के लिए बाध्य है। फिर अनुच्छेद 243 की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः व्याख्या की गई कि जिस प्रकार किसी विधेयक या बिल पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 243 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अपनी परामर्श मांग सकता है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट जब अपना परामर्श देता है, राष्ट्रपति माने या ना माने, ठीक उसके ही तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, वह भी मना कर सकती है, जिस प्रकार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद एक छोटा टॉपिक आता है अनुच्छेद 145, वो भी मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 145 माने उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की प्रकृति, जो न्यायालय की आपकी पद्धति है, प्रक्रिया से संबंधित नियमों का अनुमोदन करता है, अप्रूव करने का। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा अनुच्छेद है 124, 123 हम लोगों ने पढ़ लिया था अध्यादेश। अब अनुच्छेद 124 थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके अंतर्गत कई अनुच्छेद आ जाएंगे आपके। देखिए अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण भी करता है। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा ये यहां पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद दिख रहा है नहीं आप लोग को, अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 222 के तहत इनका हस्तांतरण भी कर सकता है, माने एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज भी सकता है। ये कहां दिया गया है? यह अनुच्छेद 222 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर हो गया सबका? किसी को दिक्कत यहां से? अब आगे देखते हैं, मतलब यहां पर यह भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा और अनुच्छेद है जो मैं आपको बता दूं, बहुत ही छोटा सा है, इसके साथ साथ आपकी न्यायिक शक्ति खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 103, आइए अनुच्छेद 103 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। माने राष्ट्रपति संसद के सदस्यों के जो अनर्हता संबंधी प्रश्नों को विनिश्चय करता है, ऐसे विनिश्चय के पूर्व वह निर्वाचन आयोग की राय लेता है और उस राय के अनुसार ही कार्य करता है। मन के सदस्य की सदस्यता खत्म करनी कैसे और कब, यह न्यायिक शक्ति था जो आपका समाप्त हो गया। अब आपके मन में यहां से अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, यहां से आपका टॉपिक ये समाप्त हो गया। चाहे तो आप इसकी भी एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब हम लोग न्यायिक शक्ति पढ़ेंगे, यहां से अब हम लोग को पढ़ना है न्यायिक शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। किसी को दिक्कत यहां से? चलिए अब जान लेते हैं। अच्छा न्यायिक शक्ति हो गया ना, अब वित्तीय शक्ति। न्यायिक शक्ति तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब चौथा हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है वित्तीय शक्ति। आइए देख लेते हैं ये वित्तीय शक्ति क्या है। मतलब यहां पे बहुत आसान है जानना, माने राष्ट्रपति को वित्त के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यही जानते हैं अनुच्छेद 112, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। अनुच्छेद 112, 112 क्या है? माने राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, जब वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के आय और व्यय का विवरण रख पाता है। इसे ही हम बजट कहते हैं। मतलब अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सदन के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के आय और व्यय का विवरण अर्थात बजट रखवाता है। उसकी पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है। माने राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के से ही धन विधेयक, वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है।
भारत की आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है। वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से कभी भी धनराशि दे सकता है। इसके बाद भी संसद की स्वीकृति ली जा सकती है। इसके बाद में भी संसद की स्वीकृति ली जा सकती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए पूछा जाता है, अनुच्छेद 280। यह अनुच्छेद 280 क्या है? इसके तहत केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए? वित्त आयोग। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। कितने? 5 वर्ष, माने इसका कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 5 वर्ष का होगा। ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? इस प्रकार हम लोगों ने वित्तीय शक्ति पढ़ लिया। अगली हेडिंग हम लोग की है सैन्य शक्ति। बहुत छोटी है। सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, अर्थात इसे हम प्रधान सेनापति कहते हैं। उसे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति करने, युद्ध घोषित करने, शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संसद को विधि द्वारा विनियमित या नियंत्रित कर सकती है। मतलब संसद विधि द्वारा विनियमित या नियंत्रित कर सकती, अर्थात संसद राष्ट्रपति की इस शक्ति का समापन मतलब सीमित भी कर सकती है। जो संसद चाहे तो इस शक्ति का जो सीमित कर सकती है। इसके बाद इसमें आता है आपातकालीन शक्तियां। यहां पे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आपातकालीन शक्तियां आपको एक अन्य लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, जहां पे इसके बारे में कई चीजें होंगी। ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 360 है। अब उसके बारे में भी हम लोग इसका अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इसके बारे में जानेंगे। 312 यहाँ पे टॉपिक है जो हमारे लिए और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो आप बार बार पूछते हैं जिनके बारे में। आइए उस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एक है वीटो। बार बार आप शब्द कहते हैं सर ये वीटो पावर क्या है, कहते हैं आप ना। आइए इस वीटो शक्ति के बारे में भी जान लेते हैं। मतलब यहाँ पे अब वीटो पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब आगे आते हैं वीटो शक्ति। अब हेडिंग लिएगा राष्ट्रपति की वीटो पावर या वीटो शक्तियां। माने राष्ट्रपति की यह शक्ति किसी विधेयक को कानून बनने से रोक देता है। माने कोई विधेयक यदि इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, इनका प्रयोग करके उसे कानून बनने से पहले राष्ट्रपति रोक सकता है। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्ट कोई वीटो शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन संवैधानिक परंपरा के रूप में हम इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला है पूर्ण वीटो। इस मतलब यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसे आंतरिक वीटो भी कहते हैं। इसे पूर्ण वीटो भी कहा जाता है। मतलब इस शक्ति का प्रयोग आमतौर पर शक्ति का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाता है। इसलिए प्रायः इन वीटो शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है। सरकारी विधेयकों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जबकि सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व अपना त्याग पत्र दे देती है और नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की राष्ट्रपति सिफारिश करती है। आइए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं इसका मतलब क्या। जैसे अगर संसद के किसी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तब वह सरकारी विधेयक होता है। तो सरकारी विधेयक को माना जाता है प्राय सरकार की मंशा है। तो आम बोलचाल की भाषा में प्राय सरकारी विधेयक पर अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो नहीं लिया जाता। लेकिन कल्पना करिए से मान लीजिए मेरी सरकार है, केंद्र सरकार में, और मैंने एक विधेयक प्रस्तुत करके राष्ट्रपति के पास दे दी। राष्ट्रपति पर हस्ताक्षर करने से पहले, अनुमति देने से पहले सरकार गिर जाती है। अगली सरकार मान लीजिए सौरभ भी चुनकर आती है और सौरभ चाहते कि नहीं ये जो ई लर्निंग वाले विधेयक प्रस्तुत किए थे इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, पूर्ण वीटो या आंतरिक वीटो का प्रयोग करते हैं और उसको समाप्त करते हैं। इस विधेयक का पहली बार प्रयोग 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। विधेयक का पहली प्रयोग 1954 में। इसे क्या कहते हैं, पेप्सू विनियोग विधेयक के लिए। पेप्सू
लिखना चाहे सभी लोग लिख लीजिए, वैसे आपकी मर्जी। विधेयक के लिए, विधेयक के लिए सबसे पहला प्रयोग किया गया था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे और मंत्रिमंडल की सलाह पर किया था। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1954 में पेप्टू विनियोग विधेयक के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले मंत्रिमंडल के सलाह पर किया था। पूर्ण वीटो को अत्यंतिक वीटो भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है अत्यंतिक वीटो क्या है, तब आप मत कहिएगा सर इसके बारे में आपको नहीं बताया गया था, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं। अब यहां पर हम और आगे आते हैं, अब आता है निलंबनकारी वीटो। ये निलंबनकारी वीटो क्या है? संविधान का अनुच्छेद 111 में यहां पे भी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता, और ये केवल एक बार विधेयक को वापस कर देगा, दूसरी बार संसद उसे पारित करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। इसलिए मतलब दूसरी बार विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजती है तब उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, इसलिए इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इस वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग 1991 में राष्ट्रपति विक्टर रमन ने किया था संसद की पेंशन संबंधी विधेयक के संबंध में। और आगे देखते हैं, मतलब यहाँ पे एक बात ये समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति के अधिकार प्राप्त है किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार करने के लिए वापस कर, और तब राष्ट्रपति को एक बार विधेयक को वापस भेजता है अनुच्छेद 111 के तहत, उसी को हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं। मतलब वापस लौटाने का मतलब क्या है? उस विधेयक पर विलंब करना, अनुमति का निलंबन, क्योंकि यदि किसी दूसरी बार विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, माने इस विधेयक को वापस करना क्या है? अनुमति का निलंबन। दूसरी बार यदि संसद भेज देती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। 1991 में उस समय राष्ट्रपति विक्टर रमन थे, उन्होंने संसद के जो सदस्यों के पेंशन संबंधित विधेयक के संबंध में पहली बार निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके सदन को, संसद को वापस भेज दिया। और 1997 में के.आर. नारायण उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले संबंधित प्रस्ताव के संबंध में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके सदन को वापस भेज दिया। इसके बाद 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में भी एक बार विधेयक को वापस भेज दिया। मतलब अभी देखा जाए भारतीय संविधान में 3 बार 1991, 1997 और 2006 में, पहली बार विक्टर रमन सर, दूसरी बार के.आर. नारायण सर, तीसरी बार कलाम सर ने इस विधेयक का प्रयोग किया है। इस शक्ति का प्रयोग केवल निलंबनकारी वीटो का प्रयोग केवल साधारण विधेयक में ही किया जा सकता, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के रूप में नहीं कह सकता। हम कह सकते हैं अनुच्छेद 111 को ही निलंबनकारी वीटो कह सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी आता है जेबी वीटो, अंतिम आता है जेबी वीटो। माने संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने विधेयक भेजा, कल हस्ताक्षर करना है, परसों करना, कोई ऐसा नहीं। वो राष्ट्रपति को जब किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देना चाहता तब वो उसे ठंडे बस्ते में डाल देता, सोचता ठीक है देखेंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं करता, मतलब न स्वीकृति करता है न अस्वीकृति करता, ठंडे बस्ते में पड़ा रहता। उसे पुनर्विचार करने के लिए संसद को वापस भी नहीं करता और न पारित भी करता है न अनुमति देता है। ऐसे विधेयक को जेबी वीटो कहते हैं। इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया था। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने प्रयोग किया। विधेयक का नाम क्या था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक।
यह वास्तविक रूप में वीटो शक्ति का पहला प्रयोग माना जाता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से करते हैं। ठीक, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हेडिंग अगली बनाइएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सारा समस्या क्लियर? चाहे तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट कर लें सभी लोग। अब हम लोग अगली हेडिंग बनाएंगे आपातकालीन शक्ति। सभी लोग हेडिंग बनिएगा आपातकालीन। तो आप लोग तैयार हैं? भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो पहली बात तो याद रखिएगा, पूछा जाता है किस भाग, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है। आपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए। उपबंध भाग 18 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए 352 से लेकर 360 के बीच। भारत में 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। एक अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356, तीसरा अनुच्छेद 360। इसका प्रयोग कभी भी नहीं किया जा सकता। माने आपातकालीन शक्तियां भारत में, अच्छा किस संविधान से लिया गया? जवाब दीजिएगा। जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट तो कर रहे हैं, जरा जवाब दें। किस देश के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है? चलिए, आप लोगों ने कमेंट करके तो बता दिया कि किस अनुच्छेद से लिया गया है, किस किस अनुच्छेद में है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है किस देश के संविधान से लिया गया था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 3 प्रकार के आपात उपबंध भारत में किए गए हैं। एक है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 इसका जिक्र है। दूसरा राष्ट्रपति शासन। तो जो राष्ट्रपति शासन है जिसका जिक्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 में है, माने राज्य की जो संवैधानिक विफलता के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। फिर 360 वित्त, याद रखिएगा वित्तीय आपात। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। ठीक, इसकी जो एक वीडियो है आपको मिल जाएगा, अगर आप लोग ऑनलाइन जुड़े होंगे तो आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों का सवाल था। देखिए ये एक नंबर है आपके, हो सकता है कभी काम आ जाए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में। मेरी क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेगी, देश हित में राष्ट्र हित में, लेकिन बाकी क्लास जो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपात उपबंध के बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, आपको डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। हाँ, ऐसे टैब पे बना के दे देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। अब ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसके बारे में अलग हम लोग जिक्र कर लेते। एक है कूटनीतिक शक्तियां। ये बता सकते हैं कूटनीतिक शक्तियां क्या है? जो लोग, तो छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो जरा बताइए कमेंट करके, ये कूटनीतिक शक्तियां क्या है? मतलब देश का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते भारत का राष्ट्रपति कूटनीतिक मामलों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह विदेशी, जो विदेश में स्थित भारतीय दूतावास के लिए राजदूतों व कूटनीति प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। और विदेश के राजदूत और जो कूटनीतिक प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता है, उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों में संधियां और समझौते भारत के राष्ट्रपति के नाम किए जाते। हालांकि इस संबंध में पहल जो है वो मंत्रियों के द्वारा की जाती है, साथ इसकी संसद द्वारा पुष्टि भी आवश्यक होती है, लेकिन नाम से राष्ट्रपति के ही होता है। तो यहां पर हम लोगों ने इन शक्तियों के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक, अब आपके मन में और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, इसके बाद राष्ट्रपति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हम एक एक करके और एक वीडियो लेक्चर में आपको बता देंगे, ताकि आपका जो और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। राष्ट्रपति की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं उनके बारे में बताया, जैसे उमुक्तियां विशेषाधिकार। हेडिंग बनिएगा राष्ट्रपति की उमुक्तियां एवं विशेषाधिकार, चाहे तो इसी में लिख लें। हेडिंग बनिएगा राष्ट्रपति की उमुक्तियां एवं विशेषाधिकार।
मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति के राज्यपालों की कुछ उन्मुक्तियां, कुछ विशेषाधिकार दिए गए। माने जो राष्ट्रपति है या राज्यपाल अपने पद संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन, किए गए कार्यों का किसी भी न्यायालय उत्तरदायी या दोषी नहीं ठहरा। मतलब चाहे राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई ऐसा काम करता है, कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसे किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी दंड की कार्यवाही न तो प्रारंभ की जाएगी न जारी की जाएगी। इसका जिक्र कहां है? अनुच्छेद 361। बहुत इंपॉर्टेंट है, माने न जारी की जाएगी न प्रारंभ की जाएगी, राष्ट्रपति और राज्यपाल। उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के द्वारा, न गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका नहीं जारी की जा सकेगी। उसके द्वारा पद ग्रहण से पूर्व या पश्चात व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही तब तक स्थिर नहीं की जाएगी जब तक इसकी लिखित सूचना 2 माह पूर्व राष्ट्रपति को न दे दी जाए। ठीक। अब अगर यहां से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे इसके अलावा एक छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो टॉपिक को हम इस लेक्चर के बाद आपको बता देंगे। राष्ट्रपतिक शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, लगभग ये 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो चुका है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, उनके बारे में आपको बता देंगे और वो चाहेंगे कि उसके बारे में भी आप लोग पढ़ लें, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। इनसे जुड़े बहुत सारे सवाल सवाल को भी हल कर लेंगे। एक यहाँ पे है राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति, वो मैं बता देना चाहूंगा। राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति लिखना चाहे लिख लीजिएगा। विवेकी शक्ति, विवेकी शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की ये विवेकी शक्ति क्या है सभी के लिए। माने राष्ट्रपति देश का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है, वो अपने सभी कार्य मंत्री परिषद के सलाह पर। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से कोई भी विवेकी शक्ति प्रदान नहीं करता, लेकिन संवैधानिक परंपरा के अनुसार वो कुछ कर सकता है। जैसे यदि लोकसभा का चुनाव में स्पष्ट जनादेश न हो, खंडित जनादेश हो, मतलब स्पष्ट बहुमत न हो, किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में वह उस दल या गठबंधन के सरकार को आमंत्रित कर सकता है जिसकी राय में सदन में अपना बहुमत साबित कर सकता है। मतलब उसको लगता है कि जैसे दुर्गेश और सौरभ और विपिन, तीनों लोग के पास स्पष्ट बहुमत नहीं, तीनों लोग प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं, तो किसी भी राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को बुलाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति देगा और कहेगा बहुमत साबित करने के लिए। तो मतलब वहां पे ये नहीं कहेगा कि सौरभ को बुलाए, विपिन को बुलाए, दुर्गेश को बुलाए, ये जरूरी नहीं है, वो किसी को भी बुला सकता है। एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाने के लिए प्रयास किया और लगभग सारी किताबों में जो दिया गया वही मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति में पढ़ाऊं या किसी भी न्यायालय में आप मुझे ही चैलेंज कर दे, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने किताबी लैंग्वेज ही मैंने आप लोग को बताया है, ये बात शायद आपको पता हो। लेकिन आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है। लेकिन यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्रिपरिषद लोकसभा में विघटन की सिफारिश करती है, तब राष्ट्रपति सिफारिश को न मानकर स्वविवेक के अनुसार काम कर सकती है। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और जो सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को सर्वमान से अपने हिसाब से नेता चुनने में सफल नहीं रहती है या नहीं समझ पाती किसको अपना नेता चुनना है, तब राष्ट्रपति सत्ताधारी पार्टी से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। मतलब इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जहां पे राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उस दशा में मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो, त्यागपत्र देने को तैयार न हो, तब राष्ट्रपति स्वविवेक से ऐसी अल्पमत वाली सरकार को बर्खास्त भी कर सकती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो,
फिर भी त्यागपत्र न दे, तब राष्ट्रपति स्वविवेक से ऐसे अल्पमत वाली सरकार को बर्खास्त करेंगे। अनुच्छेद 74 में हम लोगों ने देखा था, आपने भी पढ़ा भी था, मैंने भी समझाया था ऊपर, कि मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देगी। अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित कर राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए विधेयक को सम्मति देने अथवा आपत्ति सहित पुनर्विचार करने के लिए वापस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा कि वो अपने विवेक का प्रयोग कर इस प्रकार वह जेबी वीटो या पॉकेट, इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं, लेकिन जेबी वीटो को हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं, इसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। और इसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं, पूर्ण वीटो को अत्यंतिक वीटो कहते हैं, लिख लीजिएगा, इसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं। वीटो कहते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 86(2) में राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को उस समय लंबित किसी विषय के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश भेजने का अधिकार है। यह राष्ट्रपति का इस अधिकार का स्ववियोग से भी प्रयोग कर सकता है। किसी सदन को लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई मैसेज भेजने का भी अधिकार है। तो यहां पर हम लोगों ने राष्ट्रपति से जुड़ी कई चीजें पढ़ लिया। जैसे कुछ मानक हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो किताबी लैंग्वेज होता है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक परिस्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द प्रेसिडेंट, माने जो भारत का राष्ट्रपति होता है यह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र सरकार अपनी सभी काम राष्ट्रपति के नाम से करती है। संघ की सभी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 में हमने इसके बारे में बात की थी। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने के लिए मतलब कोई भी कानून बना सकता है। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से अत्यंत मजबूत है। लेकिन अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 फिर 74वें संविधान संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के पर ही कार्य करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 में पुनः संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा सकता है। मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फिर से अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया और यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को भी एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है। किंतु साथ ही साथ यह भी कहा कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य। और एक है अनुच्छेद 75(3) जो मैंने ऊपर नहीं बताया, सॉरी, अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब इतना हम लोग पढ़ने के बाद ये स्पष्ट भी हुआ है कि मंत्रिपरिषद सलाह मतलब जो राष्ट्रपति के अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने अनुच्छेद 74 को पढ़ लिया था। माने अनुच्छेद 74 के आधार पर यह हम आप सब कह सकते हैं। यहां पर हमने और आपने देखा कि और किसी भी मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यही कारण है संविधान विशेषज्ञ, बहुत सारे संविधान जो विशेषज्ञ हैं भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं। कुछ का मानना है कि कठपुतली राष्ट्रपति या रबर का स्टाम्प, रबर की मोहर की संज्ञा देते, परंतु यह मत उचित नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने संविधान राष्ट्रपति के संविधान की स्थिति के बारे में कहा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वह स्थिति है जो ब्रिटेन के संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, वह कार्यपालिका का नहीं, वह राष्ट्र का प्रधान है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन नहीं।
वह साधारणतया मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य होगा, वह मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति देश का सिर्फ संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तव रूप में उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद करती है और सभी कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो हमारे लोकतांत्रिकता को विशेष रूप से दर्शाता है। तो आज हम लोगों ने कई ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्न बैंक को हम लोग हल करेंगे, वहां पर भी ये जानेंगे। इस तरह आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहे। और इसके बाद भी इसमें कुछ ऐसी चीजें छूट गई हैं जो आगे के लेक्चर हम आपको बता देंगे, वो आपको उपलब्ध करा दीजिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे या टेलीग्राम के माध्यम से। तो वहां पे आप जुड़े रहिएगा। इसकी जो वीडियो में जो गैपिंग हो जाती है, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होती है जो स्पेशल टॉपिक होती है, जैसे अभी राष्ट्रपति जुड़े बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आपको पढ़ाने हैं, जो आपको बताने हैं। वो तथ्य अगर आपको लग रहा छूट, जैसे आपको है कि भारत में पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा बनाए गए थे, फिर वो चुनाव लड़ने के बाद दोबारा बनाए जाते हैं, इस प्रकार तो वो 3 बार राष्ट्रपति हुए। ये क्या है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, दलित राष्ट्रपति कौन है, इस सब के बारे में एक अलग वीडियो बनाकर हम आपको वहां पे चीजों को, तथ्यों को स्पष्ट कर देंगे। और जैसे 352, 356, 360 ये क्या प्रयोग हुआ है, कब कब इसमें संविधान संशोधन किया गया है, ये हम लोग जब भारतीय संविधान का भाग 18 पढ़ेंगे वहां पे इस बार को और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे जिस समय देश में आपातकाल लगा था उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये भारत के ऐसे फखरुद्दीन अली अहमद भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जो पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं थे। ऐसे दूसरे तीसरे राष्ट्रपति नीलम संजय रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। मैंने फखरुद्दीन अली अहमद के बाद नीलम संजय रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने। अभी और आगे देखेंगे कि कौन डायरेक्ट राष्ट्रपति बने बिना उपराष्ट्रपति के। भारत के जो राष्ट्रपति का सरकारी आवास, जो सरकारी आवास होता है राष्ट्रपति भवन का, 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। इसके डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सामान्य नागरिक संहिता जो था अनुच्छेद 44, उसको लेकर पंडित नेहरू जी में और देश के पहले राष्ट्रपति, इन दोनों में मतभेद हुआ था। आगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की में राजेंद्र प्रसाद जी का सबसे लंबा कार्यकाल था, 12 वर्ष 4 माह 13 दिन। और जाकिर हुसैन का सबसे कम 1 वर्ष 11 माह तक। यह कार्यवाहक राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 माह 20 दिन तक, लगभग 2 वर्ष तक डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति रहे। सबसे लंबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे बहुत सारे तथ्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता मिली है और सबसे कम मतों के अंतराल पर 50.2% मत पाकर जीतने वाले राष्ट्रपति बने हैं। नीलम संजय रेड्डी पहले निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहां पे हम समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने तथ्यों को पूरा पढ़ लिया और इससे छोटी छोटी जो चीजें जुड़ी वो आपको हम आगे रूप से बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। राष्ट्रपति से जुड़े एम हिदायतुल्लाह के बारे में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक, लगभग जुलाई अगस्त मतलब 1 महीना 4 दिन तक या 5 दिन तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। मतलब बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। वो अपना पद छोड़ देते हैं और फिर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं। तब एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं और एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। कब? 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा और ये क्लास आपको सरकारी नौकरी दिलाने में काफी मददगार होगी। सारे तथ्य को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्ले स्टोर से लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी क्लासेज आपको ऐसे मिलती रहेंगी, एज ए गेस्ट के रूप में मैं आपको ऐसे पढ़ाता रहूंगा निःशुल्क अपने बचे हुए समय पे, क्योंकि राष्ट्रहित में, देशहित में यह भी एक महत्वपूर्ण काम। आप भी अपना सहयोग दीजिएगा, अपने 10-10 साथियों को इस क्लास के बारे में बताइएगा, नोट्स जरूर बनाते चलेगा। वैसे घर बैठे नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है तो ठीक है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस से बात करके। वैसे स्वयं बना लेंगे तो बेहतर नोट्स होगी लेक्चर के बाद। बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।